स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था कि बिग बैंग के समय अगर सही टेम्परेचर, सही प्रेशर ना होता या ना मेंटेन होता तो यह यूनिवर्स इतना ऑर्डरली नहीं होता जो अभी है. Essentially, he meant was that the life as we know it that has come about, it would not have been possible had there been no right temperature and right pressure being. ये आइडिया हाईलाइट करता है कि कितना डेलिकेट बैलेंस रिक्वायर्ड था फॉर अ यूनिवर्स conducive टू लाइफ. यही बैलेंस धरती और जीवन के हर एस्पेक्ट पे भी लागू होता है. ज्यादा पेड़ काट लिए जाए तो सॉइल एरोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होती है, इत्यादि इत्यादि. टेम्परेचर बढ़ जाते हैं. यही असर समुद्र में और जीवन के हर पहलू पे लागू होता है कि सही बैलेंस बना के रखना. यही लॉ लागू होता है विकास पर. अब आप ये हाईवे देखें, ये कुछ साल पहले बना था, 5-7 साल पहले. तब इसके दोनों तरफ देयर वर लश ग्रीन फील्ड्स और इस पे ड्राइव करने में मजा आ जाता था क्योंकि दोनों साइड से ठंडी हवा लगती थी. लेकिन कुछ ही समय में ये सारे एंडलेस ग्रीन फील्ड्स हैव वैनिश्ड. जहां ओपन फार्मलैंड हुआ करता था वहां टुडे यू फाइंड टॉवरिंग बिल्डिंग्स, होटल्स, रेसिडेंशियल कॉलोनीज, and construction is happening at such a rapid pace कि लास्ट पैचेस ऑफ एरेबल लैंड जो फार्म लैंड थी वो भी बिक चुकी हैं और उन पे भी अब बिल्डिंग आने की वेट है. बस यह स्टोरी सिर्फ एक ही सिटी की नहीं है. दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन इंडिया. The farmlands that once fed us and gave us our sense of open space are now choked with concrete. Bypasses that were originally constructed to ease city traffic आज वो खुद ही congested thoroughfares बन गए. और यही हाल मेरा मुजफ्फरनगर में हुआ था जब उनके बाईपास बने थे 95-97 में. तो वो बिल्कुल खुले थे, दोनों तरफ खुली जमीन थी, खेत थे. लेकिन कुछ ही समय में सब बदल गया और वहाँ पूरे वो कॉलोनीज बस गई और होटल्स. अब जब नया बाईपास बना तो सारा शहर बाईपास पे बस गया. तो शहर की कार्स, मोटरसाइकिल्स वो सब अब बाईपास हो और बाईपास हाईवे नहीं रह गया बल्कि it now resembles the city. और यहाँ पे भी अब जाम लगने लगे. The green belt has disappeared under the layers of cement, bricks and tar. अब बात हो रही है नई बाईपास बनाने की और बिल्डर्स अभी से दूसरे बाईपास के पास प्लॉट्स लेने की होड़ में लग जाते हैं. The real estate sector is booming and fueling a frenzy of construction. नई कॉलोनीज पॉपअप हो जाती हैं ओवरनाइट, often with minimal regard for proper town planning. मार्केट्स आ जाते हैं रेसिडेंशियल एरियाज में. जो प्लॉट्स घरों को दिए, घर बनाने के लिए दिए थे, उन पे अब मार्केट आ गए. Hospitals stand shoulder to shoulder with burial grounds. Schools share boundaries with shopping malls and hotels. मतलब सब साथ साथ लगे, कोई प्लानिंग नहीं. और एज ए रिजल्ट ये पूरा डेवलपमेंट नहीं, एक chaos है. सरप्राइजिंगली हमारे में से ही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना जाने कितने प्लॉट्स खरीद लेते और इसीलिए ज्यादातर कॉलोनीज में प्लॉट्स खाली रहते हैं बरसों, या फ्लैट्स खाली पड़े या उनमें किराएदार रह रहे हैं. रेट्स यही इन्वेस्टर्स के चलते
बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। जिनको जरूरत है वे खरीद ही नहीं पाते। कमाल की बात है कि ये ब्रोकर्स बिल्डर्स कैश पेमेंट की बात करते हैं। लोग इतने महंगे प्लॉट्स और फ्लैट्स कैश में कैसे खरीद सकते हैं? सोचने की बात है। और ताज्जुब की बात है कि यही लोग एनवायरमेंट पे हो रहे नुकसान की बात भी करते हैं और वृक्ष लगाने की बात भी यही लोग करते हैं। असल में देखा जाए तो रहने के लिए एक घर काफी है और दफनाने की 2 गज जमीन चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन इन इन्वेस्टर्स ने शहर की हर कॉलोनी में प्लॉट ले रखे हैं। कॉलोनाइजर्स, ब्रोकर्स और इस तरह के इन्वेस्टर्स के नेक्सस हैं जिन्होंने पूरा रियल एस्टेट बिजनेस इंडिया में संभाल रखा। आम आदमी तो बेचारा अच्छी कॉलोनीज में रहने का सिर्फ सपना ही देखता रह जाता है। Have you ever tried finding a playground in the midst of all this progress that is taking place all around? कहीं आपको प्लेग्राउंड दिखाई नहीं देगा जहां बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल खेल सके। आज आप यू आर हार्ड प्रेस टू फाइंड एनी प्लेग्राउंड। और जो थोड़ा बहुत खुला एरिया है, ग्रीन पैचेस जो मिल जाते हैं कॉलोनीज में, वो बड़े छोटे छोटे से गार्डन है जब छोटे बच्चे टॉडलर्स कैन रोम अराउंड विद देयर पेरेंट्स। वी नीड स्पेसेस टू प्ले, टू रन, टू ब्रीथ। लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आपको मिलेंगे ही नहीं यार, मीलों तक। If we want to play a match of cricket, we have to travel miles or risk playing in the streets with cars honking at us. इसके अलावा ड्राइविंग इन सड़कों पे एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हो गया। Constant honking, never-ending traffic, and there is general sense of chaos. Urbanization in India without planning has led to chaos and of course pollution. हम इसे प्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन ये एक एवरेज कॉमन मैन के लिए रोजाना की लड़ाई हो गया। इन सब से एक एनवायरमेंटल क्राइसिस भी अनफोल्ड हो रही है। Rapid concretization of land means rainwater can't seep down into the soil to replenish the groundwater. पानी का जो बारिश का पानी है वो नीचे तक नहीं जा पा रहा क्योंकि सब जगह सीमेंट हो गया। और एज ए रिजल्ट बहुत सारे शहरों का जो वाटर टेबल है हैज प्लंज्ड टू फ्राइटनिंग डेप्थ। In Indore, water level has reached more than 500 feet. You have to dig so much. अगर आपको पानी चाहिए तो। Many areas in city throughout the year are on water tanker service. And in summers, almost entire city is on water tanker. और water tankers कहाँ से आते हैं? वो रूरल एरिया से, जो एडजॉइनिंग रूरल एरियाज है वहाँ से आते हैं। लेकिन जब खेत कटते जा रहे हैं तो वहां से भी पानी खत्म होता जाएगा, वाटर टेबल डाउन होता जाएगा। तो क्या पानी 200-500 किलोमीटर से लाएंगे? Several Indian cities face acute water shortages every summer. Some localities don't get water at all throughout the year. It's a vicious cycle. We all witnessed last year what happened in Bangalore, Chennai, जहां पानी ही नहीं मिला। और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं अलग अलग सरकारी एजेंसी से कि कई इंडियन शहरों में पानी की बहुत एक्यूट समस्या खड़ी होने वाली है वहां के रहने वालों। इसके अलावा हमारे माउंटेन्स, हिमालयज आर ऑल्सो थ्रेट।
ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट. कितने सारी एजेंसीज ने रिपोर्ट किए. Even the river Ganga, which traditionally emerges from the snout of Gangotri Glacier at Gomukh, has receded almost 4 kilometers from her original source. मतलब जो गोमुख है वो पीछे चला गया है. जो ट्रैजिक फ्लैश फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में, सिक्किम में, वो सब रिमाइंडर है इस चीज का कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, डीस्टेबलाइज हो रहे हैं. It's a warning for us all. So what is development in progress? ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइड रोड्स, उस पे ब्रिजेस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ओवरहेड ब्रिजेस, मेट्रोज. Or should development also mean sustainable growth where we preserve our environment, maintain water sources, provide recreational spaces for our people? हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, does the current model of development, विकास, really serve us in the long run? और या हम simply we are sowing the seeds of chaos and environmental disaster for future generations? कुछ लोगों ने कहा है कि इंडिया is sitting on an environmental disaster. ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि क्या करना है. Many cities around the world are demonstrating that it is possible to grow without destroying the environment. We can learn from these models. Someone very rightly had said that we should stop saying save the planet. Because planet is here for many years, it knows how to save itself. We should rather say save ourselves. ये कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलेक्टिव विल. और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सामने मॉडल्स नहीं थे. ऑल द पीएसयू टाउनशिप, बीएचईएल, एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टाउनशिप्स, भिलाई में, बोकारो में, जमशेदपुर सिटी, टाटा सिटी, चंडीगढ़, they were all designed keeping in mind the requirements of the residents. Chandigarh was designed with big gardens, playgrounds, trees alongside roads where people could drink water right from the taps. This was Jamshedpur. While building this city, Jamshedji Tata in 1905 had said, "Be sure to lay wide streets planted with shady trees of a quick growing variety. Be sure that there is plenty of space for lawns and gardens. Reserve large areas for football, hockey and parks. Earmark areas for Hindu temples, Muslim mosques and Christian churches." This was said by Jamshedji Tata in 1905. हमारे सामने मॉडल है जमशेदपुर सिटी का. चंडीगढ़, another city, a planned city in 1949, post independence India का planned city and internationally recognized for its architecture and urban design. जब पंजाब डिवाइड हुआ तो उसका कैपिटल लाहौर वेस्ट पंजाब में चला गया. ईस्ट पंजाब के पास कुछ नहीं रहा. तो instead of shifting the capital to already existing some established city, Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India then, envisioned an altogether new and modern city to be built to serve as the capital of Punjab. So Pratap Singh Kairo, then Chief Minister of East Punjab, जो इंडिया में आया, और Chief Secretary जो पंजाब के थे, they were instrumental in creating Chandigarh, and they hired a French architect, Le Corbusier, जिसने master plan बनाया. And this design was intended to address the fundamental human needs of living, working and caring for the body and spirit. The same concept was adopted while designing PSU townships, NTPC के, BHL के. आप देखें उनको townships को पुराने, वो उस जमाने के smart cities थे. But despite having these model cities that were developed long back after independence, we developed cities and are still developing them in a manner which will surely lead us to disaster in not very foreseeable future.
क्वेश्चन है, what quality of life will we leave for the next generation? Will they inherit a city of concrete chaos, endless traffic jams, dried up rivers, or a vibrant, healthy landscape where development goes hand in hand with nature's well-being? The choice is ours. समय